हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्षिति वैविध्य के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आप सभी को पता है कि इस पे यूथ कंपटीशन की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कराया जा रहा है, जो 31,000 प्लस प्रश्नों का संग्रह है। इसका एक पार्ट जो है वो अपलोड किया जा चुका है, कर दिया गया है। जिन्होंने उस वीडियो को नहीं देखा है, प्लीज़ जा कर के प्लेलिस्ट बना दी गई है, आप उस वीडियो को देखें। इस किताब की और इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की इम्पोर्टेंस जो बच्चे तैयारी में जुड़े हैं उनको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनको इसकी इम्पोर्टेंस पता है। जो इस चैनल से नए जुड़े हैं, प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि बहुत मेहनत करके वीडियो बनाया जाता है। मैंने 30 क्वेश्चन पे डिस्कस किया था। मैंने उसके जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं उसको शॉर्ट्स में भी डाला है, आप वो भी जाकर देखें। और इस चैनल पे स्पेक्ट्रम की जो संक्षिप्त की है, जो 16 अध्याय में है, उसको भी कराया जा रहा है। वो किसी भी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आधुनिक भारत के इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया से अगर क्वेश्चन पूछता है तो मान कर चलिए कि अगर 15 क्वेश्चन आते हैं, एक मैं एवरेज मान कर चलूँ कि मॉडर्न हिस्ट्री से अगर 15 क्वेश्चन आ रहा है, तो 7 से 8 क्वेश्चन सीधा और कहें तो इनडायरेक्ट वे में वहाँ से आपको देखने को मिलेगा। मैंने उसका पहला टॉपिक अपलोड कर दिया है, जिसका नाम है भारत के गवर्नर जनरल और उनके काल की प्रमुख घटनाएं। तो आप समझ सकते हैं सिर्फ इस नाम से ही कि वो कितना इम्पोर्टेंट फैक्ट है। परीक्षाएं आज नहीं कल उनका आयोजन होगा, आप अपनी पढ़ाई निरंतर जारी रखिए। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैं ये यूथ कंपटीशन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करा रही हूँ। इसमें अभी मैं जो RO 2023 और UP PCS 2023 जो कैंसिल हुआ RO जिसका एग्ज़ाम फरवरी 2024 में आयोजित हुआ था, अभी उसके मैं प्रश्न पत्रों को सॉल्व करा रही हूँ, क्योंकि आगामी एग्ज़ाम के लिए वो हमें ये बताएंगे कि आयोग किस तरीके से अब प्रश्न पूछ रहा है, उसकी प्रवृत्ति कैसे बदल रही है, ट्रेंड कैसे बदल रहा है, और हमें पढ़ाई कैसे उस ट्रेंड के अकॉर्डिंग करनी है, जिससे कि हम एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकें। इस चैनल पर आपको घटना चक्र आई दृष्टि भी कराई जा रही है। घटना चक्र की जो संक्षिप्त में मैगजीन निकलती है, उसमें भी मैं आधुनिक भारत इतिहास के कम से कम 12 अध्यायों के वीडियो को मैंने अपलोड कर दिया है, 2 ही पार्ट में। आप उसको भी जाकर देखें। एक क्रिस्प नोट्स के तौर पे है वो, कि हमने पढ़ लिया है, उसको रिवीजन करना है। इसी चैनल पे मैं लूसेंट भी कराऊंगी, क्योंकि लूसेंट की भी इम्पोर्टेंस अपने आप में बहुत ज़्यादा है। तो चलिए बिना बहुत ज़्यादा देरी किए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि 30 क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। प्लीज़ जिन्होंने वीडियो नहीं देखा है वो जा कर के वीडियो को देखें। आज 31वें प्रश्न से हम बात करेंगे। तो 31वां प्रश्न क्या है? बिपिन चंद्र पाल के संदर्भ में है। मैं आपको जब स्पेक्ट्रम पढ़ा रही थी तो भी मैंने वहाँ पूछा था लाल बाल पाल के बारे में। लाल बाल पाल के नाम से कौन लोग प्रसिद्ध हैं और ये किस दल से जुड़े हुए थे? तो लाल बाल पाल में लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, इन तीनों लोगों का नाम आता है, और तीनों ये गरम दल के नेता थे। तो देखिए आयोग कैसे एक कदम अब आगे बढ़ रहा है। पहले पूछता था लाल बाल पाल में कौन शामिल है, कौन शामिल नहीं है, लेकिन अब आयोग क्या हो रहा है, थोड़ा स्मार्ट हो रहा है। अब वो पूछ रहा है, वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहा है, अब उस फैक्ट के डिटेल में जा कर के पूछ रहा है। तो हमारा कार्य क्या है कि हम जा कर के अब फैक्ट को डिटेल में देखें। पता है आज मैंने लाइव आकर के ये क्लास ली थी, लेकिन बहुत अच्छे से वीडियो नहीं बन पाया था, इसलिए मैंने उस वीडियो को डिलीट कर दिया। इसलिए मुझे पुनः आकर के इसको पढ़ाना पड़ रहा है। तो चलिए देखते हैं बिपिन चंद्र पाल के संदर्भ में। एक बात और, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते जाइए, उसके साथ आप अपने शॉर्ट नोट्स भी बनाते जाइए। एक और इम्पॉर्टेंट बात यहाँ याद आ गई, अभी मैंने ब्रिक्स शिखर समिट जो 2024 कजान रूस में आयोजित हो रहा है, जो कि 16वां है,
तो मैंने उस पर भी वीडियो डाल दी है। उसमें मैंने ब्रिक्स से संबंधित वो सारे फैक्ट्स डाले हैं जिससे आयोग कहीं से भी पूछे आप उसका आंसर कर सकते हैं, और उसका आंसर उसमें है। तो आप प्लीज़ जा करके उस वीडियो को भी देखिए और कमेंट में बताइए कि आपको वो वीडियो कैसी लगी। ठीक है, तो चलते हैं बिपिन चंद्र पाल के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। ये भी देखना बहुत ज़रूरी होता है कि आखिर क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। पहला स्टेटमेंट है कि वह ब्रह्म सामाजिक नेता तथा समाज सुधारक थे। बिल्कुल सही बात है। अब यहाँ पे आपको एक होमवर्क है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसके शासनकाल में हुई, कौन गवर्नर जनरल था, किस सन में हुई, किसने किया, कौन कौन इससे जुड़े थे, कौन सी पत्रिका ब्रह्म समाज से निकलती थी। तो ये सारी जो फैक्ट हैं आप प्लीज़ उसको देख लें और एक उसका शॉर्ट नोट बना लें। सेकंड है कि न्यू इंडिया नाम की साप्ताहिक पत्रिका प्रकाशित किया। बिल्कुल दोनों स्टेटमेंट सही है कि बिपिन चंद्र पाल ने न्यू इंडिया नाम की एक साप्ताहिक पत्रिका, ये भी ध्यान रखिएगा कि वो पत्रिका कैसी थी, तो वो पत्रिका साप्ताहिक थी, का इन्होंने प्रकाशन किया। और ये ब्रह्म समाजी नेता और समाज सुधारक थे। इन्होंने इसके अलावा और भी अन्य पत्रिकाओं का संपादन किया था। विपिन चंद्र पाल एक ब्रह्म समाजी नेता और समाज सुधारक थे। इनकी स्वतंत्र चेतना ने उन्हें अपने जीवन में बहुत ही सामाजिक बुराइयों और कुप्रथाओं को ब्रह्म समाज के झंडे तले विरोध करने के लिए प्रेरित किया। ये जाति प्रथा के खिलाफ थे और इन्होंने 1892 में न्यू इंडिया नाम की साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किया। इनकी अन्य पत्रिकाएं कौन कौन सी हैं, तो परिदर्शक 1880, बंगाल पब्लिक ओपिनियन 1882 और लाहौर ट्रिब्यून 1887, स्वराज 1908 से 1911 और बंगाल का समय है 1924 से 25। यूथ कंपटीशन की सबसे खूबसूरत बात अगर कहें तो यही है कि वो जो क्वेश्चन होता है उसके आधार पर वो डिटेल में जो व्याख्या करता है ना, ये हमारे आगामी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है। तो जो भी व्याख्या में और एक्स्ट्रा फैक्ट दिए हैं प्लीज़ आप उनको भी नोट डाउन कर लें। सेकंड क्वेश्चन है, देखिए मैंने ये क्वेश्चन आपको कल ही बताया था संवाद कौमुदी के बारे में। संवाद कौमुदी का संपादक कौन है? संवाद कौमुदी कैसी पत्रिका है? साप्ताहिक है, मासिक है, त्रैमासिक है, पाक्षिक है? उसके बाद संवाद कौमुदी का विषय क्या है? इसी तरीके से अन्य पत्रिकाएं जो भी प्रकाशित होती हैं, कॉमनवेल्थ हो गया, अल हिलाल हो गया, न्यू इंडिया हो गया, और भी जो फेमस पत्रिकाएं हैं आप उनके बारे में देख लीजिएगा और उसके बारे में थोड़ा बहुत डिटेल में भी जानकारी इकट्ठा कर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। तो दो स्टेटमेंट दिए हैं, अभिकथन और उसका कारण। संवाद कौमुदी एक बंगाली साप्ताहिक के संपादक राजा राम मोहन राय थे, तो बंगाली थी पत्रिका साप्ताहिक, ठीक है। और कारण क्या है कि इसमें विधवा जलाने की प्रथा की निंदा करते हुए राजा राम मोहन राय के लेख प्रकाशित होते थे। तो दोनों स्टेटमेंट सही है और दोनों एक दूसरे की व्याख्या भी करता है, तो ए सही है। चलिए व्याख्या देखते हैं कि सन 1821 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने अपने विचारों को लोगों तक पहुंचाने के उद्देश्य से संवाद कौमुदी नामक एक बंगाली साप्ताहिक समाचार पत्र का संपादन किया। यह एक सुधारवादी समाचार पत्र था जिसके माध्यम से उन्होंने सती प्रथा की निंदा की और उसकी समाप्ति के लिए उन्होंने अभियान भी चलाया। अगला क्वेश्चन क्या है? बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी। देखिए ये जो भी संगठन है, जो भी संस्थाएं गठित हुई हमारे जब अंग्रेज़ों का शासन था उस समय, उनको देश से निकालने के लिए या जनता को जागरूक करने के लिए, जो जैसे ब्रह्म समाज था उसका गठन कब हुआ, वैसे ही अब ये बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी है, इसका गठन कब हुआ, किसके शासनकाल में हुआ, इसका हेडक्वार्टर कहाँ था, इसके सदस्य कौन थे और इसके सदस्य जो संस्थापक सदस्य थे और उसके साथ साथ अन्य लोग इससे कौन कौन से जुड़े थे, वो ऑप्शन में दे देता है कि इनमें से कौन उस संगठन से नहीं जुड़ा था। तो आप जाकर के इसको भी डिटेल में देख लेंगे। कथन है कि बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी की स्थापना 1843 ईस्वी में जॉर्ज थॉमसन के प्रयासों का परिणाम था। बिल्कुल सही बात है। और कारण है कि जॉर्ज थॉमसन को द्वारकानाथ टैगोर इंग्लैंड से भारत राजनीतिक आंदोलन संगठित करने के लिए ले आए थे। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है और दोनों एक दूसरे की व्याख्या करता है। देखते हैं इसका व्याख्या कि बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1843 ईस्वी में जॉर्ज थॉमसन, द्वारकानाथ टैगोर, चंद्रमोहन चैटर्जी
और परमानंद मैत्रा के संयुक्त प्रयासों का परिणाम था। इसकी स्थापना जॉर्ज थॉमसन की सलाह पर की गई और द्वारकानाथ टैगोर द्वारा इंग्लैंड से भारत लाया गया। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था बंगाल में उदार राजनीति की स्थापना करना। तो दोनों स्टेटमेंट सही है और दोनों एक दूसरे की व्याख्या करता है। अब आप देख लेंगे कि इससे कौन कौन से लोग जुड़े हुए थे बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी से। 1843 में इसकी स्थापना होती है जॉर्ज थॉमसन के प्रयास से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्टेटमेंट वाला ही है। कथन है दक्षिण अफ्रीका के संघर्षों ने गांधी जी को राष्ट्रीय आंदोलन के नेतृत्व के लिए तैयार किया। बिल्कुल सही बात है। सेकंड है कि दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के जुझारूपन को देखकर गांधी जी को यह विश्वास हो गया था कि भारतीय जनता किसी उद्देश्य के लिए जुझारू संघर्ष और बलिदान के लिए तैयार हो जाएगी। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है और ये एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहा है। तो चलिए देखते हैं। गांधी जी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में अपने प्रवास के दौरान किए गए आंदोलनों ने उन्हें भारत में राष्ट्रीय आंदोलन या नेतृत्व करने के लिए पृष्ठभूमि और अनुभव प्रदान किया। दक्षिण अफ्रीका के अनुभवों ने उन्हें भारतीयों के जुझारू संघर्ष व बलिदान पर विश्वास दिलाया था। तो ये दोनों कथन सही है और एक दूसरे की व्याख्या भी है। अगला क्वेश्चन क्या है? ये कुछ संस्थाएं संगठन की बात की गई है। यहाँ पे आपको यहाँ एक होमवर्क है कि जितने भी संगठन दिए गए हैं आप उनके बारे में जानकारी थोड़ी थोड़ी इकट्ठी कर लीजिए। देखिए जो मैं स्पेक्ट्रम का करा रही हूँ संक्षिप्त की, उसमें जो सेकंड चैप्टर है वो प्रमुख चर्चित व्यक्तित्व के बारे में है, क्योंकि व्यक्तित्व से संबंधित भी आयोग क्वेश्चन पूछता है। मतलब आयोग का वो फेवरेट टॉपिक है कह लें तो। जा करके वो डिटेल में देख लीजिएगा, मैं कराऊंगी, आप वहाँ से उसको देख करके शॉर्ट नोट बना लीजिएगा, क्योंकि हर बार पूछता है। जैसे मान लीजिए पूछ देगा कि कौन जलियांवाला बाग से संबंधित था, कौन कौन लोग जब बंग भंग आंदोलन से संबंधित थे, किसने भारत छोड़ो आंदोलन जब हुआ तो उसमें कौन कौन लोग उसमें भाग लिए थे। इस तरीके से प्रसिद्ध व्यक्तित्व के संबंध में क्वेश्चन पूछता ही है। तो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा संगठन दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने के लिए उत्तरदायी था? तो अखिल भारतीय मजदूर संघ, युगांतर, यूनाइटेड पेट्रियाटिक संघ और अनुशीलन समिति। तो अनुशीलन समिति इसका सही आंसर है। वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने के लिए अनुशीलन समिति उत्तरदायी थी। हार्डिंग बम कांड दिल्ली षड्यंत्र केस के रूप में भी प्रसिद्ध है और इसमें 13 व्यक्तियों को अभियुक्त बनाया गया था, जिसमें कौन कौन शामिल थे? तो मास्टर अमीरचंद, दीनानाथ, भाई बाल मुकुंद, बलराज मैला, बसंत कुमार, अवध बिहारी, इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। देखिए अभी मैं बता ही रही थी कि अगला क्वेश्चन वही मिल गया। ईवी रामास्वामी नायकर के संदर्भ में पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो पहला स्टेटमेंट है कि इन्होंने असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया। बिल्कुल सही बात है, इन्होंने असहयोग आंदोलन में भाग लिया था और उन्होंने 1925 में कांग्रेस छोड़ दी थी। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है। ठीक है, उन्होंने 1925 में क्या किया? कांग्रेस को छोड़ दिया। ईवी रामास्वामी नायकर, इनको पेरियार के नाम से भी जाना जाता है और इन्होंने असहयोग आंदोलन में भाग लिया था। 1925 में उन्होंने कांग्रेस इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उनका मानना था कि कांग्रेस में ब्राह्मणों के प्रतिनिधित्व की उपेक्षा हुई है, जिस कारण इन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया। अगला क्वेश्चन है 1918 के संयुक्त प्रांत किसान सभा का गठन। अब इस सभा का गठन कब हुआ? तो दिया है 1918। इसके संस्थापक कौन थे, इसके सदस्य कौन कौन थे, तो और इसका उद्देश्य क्या था, ये सारा चीज़ आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो 1918 के संयुक्त प्रांत किसान सभा का गठन किस नेता द्वारा किया गया? तो सही उत्तर है इंद्र नारायण द्विवेदी द्वारा। फरवरी 1918 में इंद्र नारायण द्विवेदी, मदन मोहन मालवीय और गौरी शंकर मिश्र के प्रयासों से संयुक्त प्रांत किसान सभा का गठन किया गया था। किसान सभा ने किसानों से बेदखल जमीन को जोतने और बेगार न करने की अपील की थी। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं साइमन कमीशन के बारे में। देखिए जब मैं पेपर लगा रही थी तो मैंने वही कितना कुछ पता चलता है ना नया नया, आप अगर चीज़ों से जुड़े हुए हैं तो। मुझे नहीं पता था कि साइमन कमीशन भारत में 2 बार आया था, लेकिन इस क्वेश्चन से मुझे पता चल गया कि वाह, साइमन कमीशन भारत में 2 बार आया था। एक ही बार आया
इतना हो हल्ला मचाया, उसके सभी सदस्य अंग्रेज थे, जिसका भारत में विरोध किया गया था। उसमें 7 सदस्य शामिल थे और उसके विरोध में ही लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। तो है कि साइमन कमीशन के संदर्भ में कौन से कथन सही है, उसमें विचार कीजिए। इसने 2 बार भारत का दौरा किया, बिल्कुल सही बात है, और इसका दूसरा दौरा 11 अक्टूबर 1929 से 13 अप्रैल 1930 तक था, तो बिल्कुल भी नहीं। तो केवल एक जो है वो सही है। व्याख्या में देखते हैं कि साइमन कमीशन ने कुल 2 बार भारत की यात्रा की, पहली बार फरवरी मार्च 1928 में और दूसरी बार अक्टूबर 1928 में। 29-30 की तो कोई बात ही नहीं है इसमें। भारत आया था और साइमन कमीशन ने मई 1930 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। ये अगर मैं आपसे पूछूं कि साइमन कमीशन का गठन क्यों हुआ था, तो भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा के लिए इसका गठन किया गया था कि जो ये भारत शासन अधिनियम लाया गया है, क्या वो जो उसमें कानून बने हैं या जो बातें हैं वो सुचारू रूप से चल रही हैं कि नहीं चल रही हैं, वो भारतीयों का प्रतिनिधित्व और सारी चीज़ों का जो भी उसमें बात है, वो सारे कार्य है जो सही ढंग से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, उसकी समीक्षा के लिए इस आयोग का गठन किया गया था। इसमें 7 सदस्य थे और इसके सभी जो सदस्य थे वो अंग्रेज थे, जिसके कारण इसका भारत में विरोध होता है। भारत के राज्य सचिव लॉर्ड बर्किनहेड ने 8 नवंबर 1927 को सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक संवैधानिक आयोग का गठन किया था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि वही कथन और कारण वाला प्रश्न है। अभी कथन ए है कि अक्टूबर 1940 में गांधी जी ने कुछ चुने हुए लोगों द्वारा सीमित सत्याग्रह का आह्वान किया। बिल्कुल सही बात है। 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह, अक्टूबर 1940 में गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह चलाया, जिसके प्रथम सत्याग्रही कौन बने थे, ये बार बार पूछा गया है प्रश्न। तो और हमेशा प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न को हमें गलत नहीं करना होता है, क्योंकि वहीं अगर हम गलत कर देते हैं रिपीटेड क्वेश्चन, तो हमारे सफल होने के चांसेस घटने लगते हैं। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह अक्टूबर 1940 में। प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे, तो विनोबा भावे थे, और दूसरे कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू थे। यह सत्याग्रह इसलिए सीमित रखा गया ताकि ब्रिटेन के युद्ध प्रयासों को ठेस पहुंचे। बिल्कुल सही बात है, दोनों बात सही है और एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहे हैं। व्याख्या देखते हैं कि अक्टूबर 1940 में गांधी जी ने कुछ चुने हुए लोगों द्वारा सीमित सत्याग्रह का आह्वान किया। इस सत्याग्रह को सीमित रखने का महत्वपूर्ण कारण यह था कि अंग्रेज सरकार अध्यादेश पर अध्यादेश जारी कर रही थी तथा अभिव्यक्ति और प्रेस की आज़ादी के साथ साथ सभा और संगठन करने के अधिकार को हमारी छीन रही थी। देश भर के मजदूरों को उनके प्रकार से परेशान किया जा रहा था, उन्हें गिरफ्तार करके जेलों में डाला जा रहा था। जाहिर था कि कांग्रेस द्वारा जन संघर्ष छेड़ने का फैसला करते ही उसे क्या कर दिया जाता अंग्रेजों के द्वारा, तो उसे कुचल दिया जाता। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे और दूसरे पंडित जवाहरलाल नेहरू बने। आप लोगों से फिर से आग्रह है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। तो आप सपोर्ट करें और शेयर भी करें ताकि अन्य लोगों तक भी ये वीडियो पहुँचे, ये इम्पॉर्टेंट जो क्लास है वो पहुँचे। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन महिला स्वतंत्रता सेनानी भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित नहीं है। देखिए, मैंने अभी कहा ना कि जो चर्चित व्यक्ति होते हैं आयोग उनसे प्रश्न पूछता है। तो कनकलता बरुआ, मातंगिनी हाजरा, शांति घोष और अरोड़ा आसफ अली। तो इसमें जो शांति घोष है ना, वो भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित नहीं थी, ये भी एक स्वतंत्रता सेनानी थी। और इन्होंने पता है क्या किया था, दिसंबर 1931 में जिलाधिकारी को गोली मार दिया था। बाकी 3 लोग, कनकलता बरुआ, मातंगिनी हाजरा और अरोड़ा आसफ अली, भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा आज़ाद हिंद फौज के हिस्से के रूप में महिला रेजिमेंट का गठन किया गया था और उस रेजिमेंट का नाम क्या रखा गया था, तो उसका नाम जो रानी झांसी हैं उनके नाम पे रखा गया था। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के नाम पे रानी झांसी रेजिमेंट रखा गया था। और उस रेजिमेंट की अगर कहें तो कमान किसके हाथ में थी, तो कैप्टन लक्ष्मी स्वामीनाथन के हाथों में थी। और सुभाष चंद्र बोस ने और भी अन्य ब्रिगेड की कहें कि रेजिमेंट का उन्होंने गठन किया था आज़ाद हिंद फौज में, जैसे गांधी ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड, सुभाष ब्रिगेड और आज़ाद ब्रिगेड के नाम से।
रानी झांसी रेजिमेंट भारतीय राष्ट्रीय सेना की महिला रेजिमेंट थी जो जापानी सहायता से औपनिवेशिक भारत में ब्रिटिश राज को उखाड़ फेंकने के उद्देश्य से दक्षिण पूर्व एशिया में नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा आज़ाद हिंद फौज के हिस्से के रूप में गठित सशस्त्र सेना थी, जिसकी कमान कैप्टन लक्ष्मी स्वामीनाथन के हाथों में थी। आज़ाद हिंद फौज ने गांधी ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड, सुभाष ब्रिगेड और आज़ाद ब्रिगेड के नाम से रेजिमेंट बनाया था। देखिए, मैं बहुत ज़्यादा ना बकवास और टाइम पास, बहुत फालतू बातें करने में मेरा विश्वास नहीं है। मेरा ये है कि समय कम है, जो भी बच्चे आएँ वो पढ़ें, जितना ज़्यादा वो नॉलेज गेन करके यहाँ से जाएँ। मैं उनको खूब अट्रैक्ट करने के लिए बड़ी बड़ी बातें और इस तरीके से प्रभावित करने वाली बातें नहीं करना चाहती हूँ। जिनको वीडियो अच्छी लगे वो अंत तक बने रहें और देखें, उनसे उनका फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा 120 सदस्यों वाले चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की व्यवस्था की गई थी। तो यहाँ आपको मैं होमवर्क दूंगी कि ये जितने भी एक्ट हैं, 1853 का चार्टर एक्ट, 1909 का एक्ट, 1919 का एक्ट और 1793 का एक्ट, तो आप जाकर थोड़ा इसके ऊपर रिसर्च कर लीजिएगा और भी इसके बारे में जो फैक्ट है आप उसको देख लीजिएगा। तो इसका आंसर है 1919 के अधिनियम में क्या किया गया था, 120 सदस्यों वाले चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की व्यवस्था की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन को तो मतलब क्या ही कहें कि इसका शासनकाल बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके शासनकाल में बहुत महत्वपूर्ण घटनाएं हुई। 1899 से 1905 तक ये रहा, लॉर्ड कर्जन वायसराय रहा। अब यहाँ पे एक वायसराय अगर मेरे मुंह से निकला तो आपको पता होना चाहिए कि वायसराय का पद कब, गवर्नर जनरल के पद को वायसराय का पद कर दिया गया। तो 1858 का जो एक्ट आया 57 की क्रांति के बाद, उसमें गवर्नर जनरल के पद को वायसराय का पद कर दिया गया और प्रथम वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड कैनिंग थे। ठीक है, और उसी समय कंपनी से शासन छीन करके ले करके अब वो ब्रिटिश महारानी के हाथ में चला गया। अब वहाँ से शासन होने लगा। और जो भी उस समय देखिए, क्योंकि तात्कालिक कारण भी उसके ऊपर प्रभावित था, जो भी हड़प नीति डलहौजी की थी, जो भी धर्म में, संस्कृति में, भारतीय संस्कृति में हस्तक्षेप था, उन सबों पर भी वो किया गया कि अब इस पे रोक नहीं लगाया जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अंग्रेज़ों को, ब्रिटिश अधिकारियों को इसका भान हो चुका था, कह सकते हैं कि अगर हम भारतीय संस्कृति धर्म में अगर घुसते हैं तो हमें यहाँ बहुत ज़्यादा टिकने को, मतलब हम ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाएंगे। तो उन्होंने अपनी नीति में परिवर्तन किया और गवर्नर जनरल का पद वायसराय का हो गया और कैनिंग बने। तो मैं कर्जन की बात कर रही थी। देखिए, जो पहला टॉपिक है स्पेक्ट्रम वाली, उसमें मैंने सभी गवर्नर जनरल और वायसराय के कार्यकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धियों को मैंने कराया है। आप प्लीज़ जा कर के उस वीडियो को देखेंगे तो आपके लिए और भी ज़्यादा चीज़ों को समझना आसान हो जाएगा। कर्जन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, तो पहला है अंग्रेजी साम्राज्य को ग्रेनाइट की चट्टान पर स्थापित करना, बिल्कुल सही बात है। और कलकत्ता निगम अधिनियम की घोषणा की गई इसके शासनकाल में, ये भी सही बात है। दोनों स्टेटमेंट सही है। इसी के शासनकाल में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम भी पारित किया गया था। कर्जन भारत का सर्वाधिक अलोकप्रिय वायसराय था, क्योंकि इसके शासनकाल की सबसे अप्रिय घटना कौन सी थी, बंगाल विभाजन था, भंग विभाजन। कलकत्ता निगम अधिनियम की घोषणा इसके समय में हुई। इसने अंग्रेजी साम्राज्य को सुदृढ़ करने हेतु काफ़ी प्रयास किए। तिब्बत में यंग हस्बैंड के नेतृत्व में अभियान भेजा था और किचनर से विवाद के कारण इसने क्या कर दिया, त्यागपत्र दे दिया। अगला क्वेश्चन है कवित्री और पुस्तक। देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से भी आयोग हर साल एक प्रश्न पूछता है, लेखक और उनकी रचनाएं सुमेलित है कि नहीं। अगर मैं भक्ति मूवमेंट में देखूं तो वहाँ से भी पूछता है, जैसे कुछ नाम अमीर खुसरो की किताब को लेके पूछता है, बर्नी की किताब को, जियाउद्दीन बर्नी, फिर और भी हैं जैसे फिरोज शाह तुगलक ने कौन सी किताब लिखी, बाबर ने कौन सी लिखी। तो इस तरीके से जो इम्पॉर्टेंट किताबें हैं उनसे संबंधित प्रश्न पूछता ही है आयोग। तो इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है ये पूछ रहा है। दयाबाई ने विनय मालिका लिखा, बिल्कुल सही बात है। सहजोबाई सहज प्रकाश लिखती हैं और गंगाबाई गणेश देवलीला लिखती हैं, तो नहीं, गंगाबाई ने देवी त्रिया निषेध लिखा है। गंगाबाई की रचना का क्या नाम है, देवी त्रिया निषेध। सोन कुमारी ने स्वर्णवेली की कविताएं लिखी हैं।
अगला प्रश्न है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के बारे में। देखिए भैया, इनसे हर साल देखेंगे तो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में प्रश्न देखने को मिलता है। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है आनंद मठ, जिसमें सन्यासी विद्रोह का वर्णन है। अब मैं आपसे पूछूं कि सन्यासी विद्रोह का समय क्या है, सन्यासी विद्रोह कहाँ घटित हुआ, तो आप इसका मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा। देखते हैं क्या स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछा है कि वह कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रथम स्नातक थे, तो बिल्कुल सही बात है। दूसरा स्टेटमेंट है कि सीताराम उनका अंतिम उपन्यास है, तो ये भी बिल्कुल सही बात है। इनकी पहली रचना थी दुर्गेश नंदिनी और अंतिम रचना का नाम क्या है, सीताराम। चलिए व्याख्या देखते हैं कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय बांग्ला साहित्य के मूर्धन्य विद्वान, कवि, लेखक, उपन्यासकार के रूप में जाने जाते हैं। कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रेसिडेंसी कॉलेज में स्नातक की उपाधि प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय रहे हैं। दुर्गेश नंदिनी इनकी प्रथम रचना और सीताराम उनका अंतिम उपन्यास है। आनंद मठ उपन्यास में उन्होंने सन्यासी विद्रोह का वर्णन किया है। ठीक है, नेक्स्ट है कालक्रम की दृष्टि से। भाई ये तो मतलब कह सकते हैं कि हर बार आपको पेपर में देखने को मिलता है कालक्रम से लगाने के लिए। तो मैं आपको एक होमवर्क दूंगी कि प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन इस तरीके के आए हैं कालक्रम से लगाने के लिए, चाहे वो किसी भी टॉपिक में हो, चाहे वो हिस्ट्री से हो, चाहे वो पॉलिटी में हो, चाहे वो इकोनॉमी में हो कि कौन से संगठन की स्थापना किस सन में हुई, जैसे नाबार्ड की, आपके फिर केसीसी की, फिर आरबीआई का, के बैंकों का जो 14 बैंकों का केंद्रीकरण है। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन विकेंद्रीकरण, उस तरीके से जो क्वेश्चन पूछता है वो आप एक जगह पे उस फैक्ट को नोट कर लीजिए। वैसे मैंने भी ये सोचा है कि इस चैनल पर सारे उस फैक्ट को एक जगह मैं उसको करा दूंगी ताकि आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा। होम रूल आंदोलन, अगर मैं बात करूँ तो होम रूल आंदोलन 2 लोगों ने चलाया। पहला लाला लाजपत राय अप्रैल 1916 में, और एनी बेसेंट, उनका होम रूल कब था, स्टार्ट हुआ तो सितंबर 1916 में, सितंबर 1916 में। नेक्स्ट है जलियांवाला बाग हत्याकांड, तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ। खिलाफत आंदोलन, खिलाफत मूवमेंट कब से कब रहा, तो मार्च। अच्छा, क्वेश्चन पूछा है कि कालक्रम की दृष्टि से कौन सा अंतिम है, तो मोपला है, जाहिर सी बात है, क्योंकि मोपला विद्रोह कब हुआ, 1921 में हुआ था। और खिलाफत आंदोलन मार्च 1919 से जनवरी 1921 तक हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें और नीचे जो भी दिए गए हैं कुट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनें। तो लेक्स लोकी अधिनियम, बंगाल टेनेंसी एक्ट और आयु की सहमति अधिनियम, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम। तो इसका सही आंसर क्या है कि ये जो जिस तरीके से सीक्वेंस में दिया है ये सही है। लेक्स लोकी अधिनियम 1850 में, बंगाल टेनेंसी एक्ट आया था जब हमारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ था, उसी समय बंगाल टेनेंसी एक्ट भी आया था। और आयु की सहमति अधिनियम जो है वो 1891 में आया था, और भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कर्जन के समय में, मैंने पीछे ही बताया था, 1904-05 में आया था। ठीक है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हम पॉलिटी की बात करते हैं। हमने एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री, उसके लगभग 47 क्वेश्चन तीनों मिला करके थे और वो कंप्लीट हो गया। RO और अपर PCS जो 2023 का था, जो कैंसिल RO था, उसमें जो भी प्रश्न आए थे वो हो गया है। अब हम भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था देखते हैं। देखिए पहला ही क्वेश्चन है, मैंने बोला ना कि कालक्रम वाले जो घटनाक्रम है उनको आप एक जगह नोट डाउन कर लेंगे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, सबसे पहले से लेकर के आखिरी गतिविधि तक। तो ऐसे क्वेश्चन को करने का तरीका पता है क्या होता है, सबसे पहले हमें वो प्रश्न करने चाहिए जिनका हमें आंसर पता हो, तभी हम उसको बहुत अच्छे से फाइंड आउट कर पाएंगे उसके आंसर को। वरना हमें जो नहीं पता है लगेंगे हम उसी पे प्रेशर देने दिमाग पे, अरे यार ये कब हुआ था, ये हम पढ़ ही नहीं पाए, कर ही नहीं पाए, देख ही नहीं पाए। तो इस तरीके के विचार आपको परीक्षा हॉल में नहीं आने चाहिए। तो सबसे पहले आपको जो आ रहा है आप उसको, अगर कभी नज़र से गुजरा हो, कभी पढ़ा हो, तो उस पर फोकस करना चाहिए। पहला है प्रारूप समिति का गठन। प्रारूप समिति की नियुक्ति कब हुई थी? अच्छा मान लो कि आपको नहीं पता है, एक मैं बात कह रही हूँ। दूसरा देखिए, भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित किया गया। अरे यार ये लाइन तो पढ़ा है, जब मैं प्रियम्बल पढ़ रहा था या पढ़ रही थी
प्रस्तावना तो उसमें जो लास्ट में दिया है कि भारतीय संविधान द्वारा 26 नवंबर 1949 को इस संविधान को अधिनियमित, अंगीकृत और आत्मार्पित करते हैं। अच्छा, तो 26 नवंबर 1949 हो गया। चलो नेक्स्ट देखते हैं भारतीय संविधान के प्रवृत्त होने की तिथि। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? अरे ये भी नहीं पता है, चलो कोई बात नहीं। संविधान सभा की प्रथम बैठक, अरे ये तो पता है, ये 1946 में हुआ था 9 दिसंबर को। क्यों? क्योंकि प्रथम इसके अध्यक्ष तो अस्थायी अध्यक्ष हैं BN राव बनाए गए, और स्थायी अध्यक्ष 11 अगस्त 2 ही दिन बाद बनाए गए थे। आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा कि वो कौन बनाए गए थे। तो 2 का तो चलो पता चल गया कि 9 दिसंबर 1946 और 26 नवंबर 1949। तो सबसे पहले तो यही आएगा। देख लीजिए कि पहले संविधान की प्रथम बैठक कब होती है, तो 9 दिसंबर 1946 को होती है। तो 4 किस में पहले है, तो C में है और B में भी है। अच्छा, उसके बाद 1 है, तो 1 तो चलो दोनों में है, ठीक है, अभी भी नहीं समझ, मतलब इसका आंसर नहीं मिला। तीसरा स्टेटमेंट क्या है कि संविधान के प्रवृत्त होने की तिथि। अब संविधान कब प्रवृत्त हुआ, तो 26 जनवरी 1950 लागू कब हुआ, तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। उससे पहले ही ना उसको हम अधिनियमित, अंगीकृत और आत्मार्पित कर लिए थे, हमने प्रियम्बल में देख लिया था। तो जो है थर्ड पॉइंट है वो लास्ट में होगा। तो इस तरीके से हमारा आंसर क्या हुआ, B हो गया। ठीक, अगला है, अब लो, प्रियम्बल की बात हो रही थी, प्रियम्बल से फिर से क्वेश्चन पूछ दिया। प्रियम्बल के जो भी शब्द हैं उसमें, जो भी हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, इस तरीके से जो प्रियम्बल में शब्द आए हुए हैं, आप उनको एक जगह पे लिस्ट बना करके रख लीजिए और बार बार उसको पढ़ते रहिए, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। प्रियम्बल कहाँ से लिया गया, उसकी भाषा किस देश से ली गई, ठीक है, ये क्वेश्चन उस प्रियम्बल के बारे में किसने क्या कहा, किसने इसको संविधान की आत्मा माना है। तो इस तरीके से जो है प्रश्न पूछता ही पूछता है। ठीक, तो हम देखते हैं कि सही क्रम में लगाना है। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य की बात करता है, और इसी क्रम में ये शब्द हमारे प्रियम्बल में जुड़े हैं, जिसका शॉर्ट फॉर्म है, देखिए मैंने ट्रिक भी यहाँ लिखा है, सपा, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, पंथ समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, सपा, SPA, राष्ट्र की एकता और अखंडता। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित सही क्रम है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को। आप पूरा उसको पढ़ लीजिएगा। यहाँ इंपॉर्टेंट है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द जोड़ा गया। 42वां संविधान संशोधन द्वारा 3 शब्द जोड़े गए, S, P और A, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया। ठीक है ना, सपा। अब भाई जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल हैं वहाँ से एक प्रश्न पॉलिटी में अनिवार्य रूप से पूछी जाती है, तो आपको उसकी एक लिस्ट बना लेनी है जो भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल हैं। अब यहाँ दिया है आर्टिकल 324 किससे संबंधित है, तो हमारे निर्वाचन आयोग से। 315 की बात करें तो ये लोक सेवा आयोग से, और 280 वित्त आयोग से। अब बच गया 338, तो ये राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 51 नंबर। कौन से प्रावधान संविधान का भाग सही सुमेलित नहीं है? भाग और विषय प्रावधान संविधान का भाग सही सुमेलित नहीं है। तो भाग 1 में क्या है, 22 भाग हैं। 22 भाग में क्या क्या चीज़ों पर बात की गई है, आप उसकी एक लिस्ट बना लीजिए और उसको तैयार कर लीजिए। तो सबसे पहले आप देखिए कि इसमें कौन सा आपको पता है। सबसे पहले राजभाषा को देखते हैं भाई। राजभाषा भाग 17। अब मुझे तो याद है, आप लोग इसको देख लीजिएगा बहुत अच्छे से। भाग 1 में क्या है, संघ और उसके राज्य क्षेत्र। भाग 2 में नागरिकता। भाग 3 में फंडामेंटल राइट्स की बात है। भाग 4 में जब हमें राइट्स मिल गया तो हमारे कुछ कर्तव्य हैं, तो नीति हम राज्य के कुछ कर्तव्य हैं, तो DPSP राज्य के नीति निदेशक तत्व। भाग 4 क में क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, अब हम भी अपना कर्तव्य निभाएंगे। भाग 5 में संघ, भाग 6 में राज्य, ऐसे ही करके भाग 8 में संघ और राज्य क्षेत्र। तो इस तरीके से दिया हुआ है। भाग 9 में क्या है,
तो भाग 9 में आपके पंचायत है, 9B में नगर पालिका है। तो आप ऐसे ही 2200 भाग को याद कर लेंगे। राजभाषा भाग 17 में है। संघ और राज्य क्षेत्र भाग 8 में है। अनुसूचित जाति व जनजाति क्षेत्र भाग 10 में है। और ट्रिब्यूनल की बात कहाँ है? अधिकरण तो भाग 14 का में है। यहाँ ये गलत ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न युग्मों में से कौन सा युग्म संविधान की अनुसूची विषय सही सुमेलित नहीं है। अब 12 अनुसूचियां हैं। जब संविधान बना था तब कितनी अनुसूचियां थी? 22 भाग, 8 अनुसूची और 395 अनुच्छेद थे। तो अभी कितने हैं वर्तमान में? भाग 22 हैं, उसमें और भी भाग क ख ग करके जोड़ा गया है, तो अभी 25 हो गए हैं। लगभग 400 साढ़े 400 हमारे आर्टिकल हो चुके हैं और 12 अनुसूचियाँ हैं। उनकी आपके पास एक लिस्ट होनी चाहिए, ठीक है। और नहीं तो तैयारी करने वाले सभी बच्चे के पास पॉलिटी पढ़ने के लिए बेयर एक्ट होना बहुत अनिवार्य है। तो सभी लोग बेयर एक्ट खरीद लेंगे। देखते हैं 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची में क्या है? राज्य भाषा में स्थानों का आवंटन है। राज्य भाषा में सीटों का आवंटन तो 4थी अनुसूची में है। ये कहाँ से 9वीं अनुसूची में दे दिया? 9वीं अनुसूची में क्या है? पहला जो संविधान संशोधन था उसी के थ्रू 9वीं अनुसूची 1951 में जोड़ी गई थी, ठीक है ना। इसमें है केंद्र व राज्य के ऐसे कानून जिसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। तीसरी अनुसूची क्या करता है कि हमारे जो पदाधिकारी हैं सभी की बात नहीं है, लिमिटेड हैं। आप उन लिमिटेड लोगों का नाम याद रख लीजिएगा, क्योंकि आयोग कभी भी उसमें से किसी अन्य का नाम देकर पूछ देगा कि इनके शपथ की बात तीसरी अनुसूची में है कि नहीं है। तो शपथ और प्रतिज्ञान के प्रारूप 8वीं अनुसूची में लैंग्वेज है। 10वीं में दल बदल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता की बात है। और चौथी राज्यसभा में स्थानों का आवंटन है। नेक्स्ट है कि निम्न युग्मों में से कौन सा युग्म अनुच्छेद प्रावधान सही सुमेलित नहीं है, ठीक। आर्टिकल 124। आर्टिकल 124 में क्या है? उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय, उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय के रूप में स्थापना की बात है। अनुच्छेद 132 में उच्चतम न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता की बात है। अनुच्छेद 143 में उच्चतम न्यायालय की परामर्श शक्ति की बात है। और अनुच्छेद 136 में उच्चतम न्यायालय के द्वारा अपील के लिए विशेष इजाज़त है। तो कौन सा इसमें से सही सुमेलित नहीं है? तो अभिलेख न्यायालय की बात आर्टिकल 124 में नहीं है, ठीक है ना। ये आर्टिकल 129 में है, ठीक है। आर्टिकल 124 में क्या है? उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन का प्रावधान है। और 129 में अभिलेख न्यायालय की बात की गई है। बाकी तीनों आर्टिकल सही हैं। 132 में उच्चतम न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता, आर्टिकल 136 में उच्चतम न्यायालय के द्वारा अपील के लिए विशेष इजाज़त, और अनुच्छेद 143 में उच्चतम न्यायालय की परामर्श शक्ति। नेक्स्ट हम देखते हैं अनुच्छेद 26, 40, 58 और 239। देखिए फिर से आर्टिकल से क्वेश्चन पूछ दिया। 3 प्रश्न हमें अभी आर्टिकल से देखने को सिर्फ एक पेपर में मिल गया। इसमें से अब हमें वही ट्रिक लगाना है, वही मेथड यूज करना है कि सबसे पहले हमें कौन सा आ रहा है। अब भाई 98 तो पता ही नहीं है, 239 तो पढ़े ही नहीं है, 26 और 40 लग रहा है कि DPSP, क्योंकि अगर आर्टिकल की बात करें तो भाग 1 में 1 से 5 आर्टिकल तक की बात है। भाग 2 में 1 से 5, हाँ 6 से 11। भाग 3 में बात करें फंडामेंटल राइट में तो 12 से 35। उसके बाद भाग 4 में बात करें DPSP में तो 36 से कहाँ तक 51 तक का बात किया गया है। अच्छा, तो 26 और 40 तो DPSP से संबंधित लग रहा है। नहीं, 26 तो फंडामेंटल राइट में आ जाएगा और 40 DPSP में आ जाएगा। तो इसमें से हमारे फंडामेंटल राइट कौन से हैं? देखिए, तो 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता है। अच्छा, ए का हमने 3 देख लिया, तो ए का 3 में है, जिसमें नहीं है उसको भैया कैंसिल कर दो। अब 40 में देखते हैं, तो 40 में क्या है? संघ शासित क्षेत्रों का प्रशासन। ये कहाँ से आएगा? यूनियन टेरिटरीज के जो एरिया हैं उनके प्रशासन की बात है इसमें। संसद का सचिवालय, संसद यहाँ कहाँ से आएगा भाई? संसद की बात तो DPSP में है ही नहीं। तो ये देखते हैं ग्राम पंचायतों का गठन, तो B का 4 हो जाएगा। तो B का 4 किस में है? तो इसमें नहीं है, तो 2 में रह गया।
अब भाई 98 और 239 आर्टिकल देखते हैं। तो 98 में संसद का सचिवालय की बात है और 239 में संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासन की बात है। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की छठी अनुसूची। अब अनुसूची से भी यहाँ आपको 2 प्रश्न देखने को मिल गए। छठी अनुसूची में किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? तो आत्मा, इसका ट्रिक है आत्मा। असम, त्रिपुरा, मिजोरम और कौन सा? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। असम, त्रिपुरा, मेघालय, नहीं, इसका ट्रिक मैं भूल रही हूँ। आत्मा ही ना? असम, मेघालय, AMTM, त्रिपुरा और मिजोरम, AMTM, शायद AMTM है। ठीक है, AMTM है। हाँ, छठी अनुसूची में 4 राज्यों के प्रशासन से संबंधित है। उसमें कौन कौन से हैं? तो असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। ये जो 4 क्षेत्र है ना, त्रिपुरा और मिजोरम, इन क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। ठीक, वहीं 5वीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के अतिरिक्त इस चारों के अलावा जो अन्य राज्यों के क्षेत्र हैं, अनुसूचित क्षेत्र जो घोषित किए गए हैं, उनसे संबंधित प्रावधान है। और यह उद्घोषणा किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन है कि कथन और कारण का। अभिकथन क्या है? कि किसी राज्य की सीमा बदलने की सिफारिश राष्ट्रपति संसद को देता है और इसके लिए राष्ट्रपति संबंधित राज्य के विधानमंडल द्वारा उस प्रस्ताव पर विचार एक खास अवधि के भीतर प्राप्त करता है। सेकंड है कि राष्ट्रपति को उस राज्य विधानमंडल का प्रस्ताव मानना अनिवार्य है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? कि ए। दोनों सही है बट एक दूसरे की व्याख्या नहीं करता है। ये बहुत ज़रूरी है इसको देखना, क्योंकि क्वेश्चन कई बार आते हुए व्याख्या कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इस कन्फ्यूजन में क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो नए राज्यों के निर्माण और वर्तमान राज्यों के सीमा क्षेत्र में परिवर्तन से संबंध विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही संसद में प्रस्तुत किया जा सकता है। इसके बाद संसद विधि बनाने के लिए सक्षम हो जाती है। ठीक, यदि विधेयक किसी वर्तमान राज्य से संबंधित है तो राष्ट्रपति संबंधित विधानसभा से एक खास अवधि में विचार प्राप्त करता है। हालांकि राष्ट्रपति इसके लिए बाधित नहीं है कि वो उनके विचार को माने ही माने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे उच्चतम न्यायालय को मौलिक अधिकारों के हनन रोकने के लिए रिट जारी करने की शक्ति के संबंध में 2 कथन दिए गए हैं। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, ये 5 तरह की रिट जारी करती हैं। इनको रिट जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। आर्टिकल 32 के तहत हाई कोर्ट और 26 के तहत 226 के तहत सुप्रीम कोर्ट 32 टू 226 के तहत हाई कोर्ट रिट जारी करती है। ठीक है, उच्चतम न्यायालय को यह शक्ति प्रदत्त है कि वह बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण रिट, जो भी मूल अधिकारों को लागू करने के लिए समुचित हो, उस रिट का प्रयोग कर सकती है। बिल्कुल सही बात है। अगला स्टेटमेंट क्या है कि संसद को अधिकार है कि वह कानून बनाकर किसी अन्य न्यायालय को अपनी आधिकारिक स्थानीय सीमाओं के भीतर उच्चतम न्यायालय की दी गई इन शक्तियों का प्रयोग कर सकती है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। संविधान के अनुच्छेद 32(2) के तहत सर्वोच्च न्यायालय 5 तरह की रिट, बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण संबंधी रिट जारी करती है। अनुच्छेद 32(3) के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों पर प्रभाव डाले बिना संसद इन शक्तियों को किसी अन्य न्यायालय को अपनी स्थानीय अधिकारिता में प्रयोग के लिए सशक्त कर सकेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट, फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन है। आर्टिकल 20 भारतीय संविधान के आर्टिकल 20 का हिस्सा नहीं है। तो दोहरे दंड की धारा, स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने से निषेध और यातना के विरुद्ध निषेध और कार्योत्तर विधि। तो इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो क्या है? सी, यातना के विरुद्ध निषेध। आर्टिकल 20 में
3 बातें कही गई हैं। दोहरे दंड की धारा, अर्थात किसी भी गलती के लिए आपको 2 बार सजा नहीं दी जा सकती है। कार्योत्तर विधि 20(1) में है। और अपने विरुद्ध साक्षी होने से निषेध, कि हम अपने लिए ही खुद के लिए हम गवाह बन जाए कि हाँ हमने एक्सेप्ट कर ले कि हाँ हमने गलती की है, तो ये भी 20 में है, जबकि 20 में यातना के विरुद्ध निषेध नहीं शामिल है। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा कथन गलत है। ठीक, मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट पर संविधान का भाग 3 यूएसए के बिल ऑफ राइट्स पर आधारित है। अच्छा, जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है, क्या बात कह रहा है कि हमारा फंडामेंटल राइट्स जो भाग 3 में है वो अमेरिका के बिल ऑफ राइट्स पर आधारित है। अरे ये तो बिल्कुल गलत बात है, सीधा सीधा स्टेटमेंट गलत है। संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मृत्यु का अधिकार मूलभूत अधिकार है, बिल्कुल। जीवन जीने का अधिकार आर्टिकल 21 में है, जो कि हमारा एक फंडामेंटल राइट्स है। तो जीवन जीने के अधिकार में मृत्यु का अधिकार भी शामिल है। भारतीय संविधान एक पूर्ण संघीय संविधान है। भारतीय संविधान एक पूर्ण संघीय संविधान है, बिल्कुल। संघ हमारा ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। भारतीय संविधान के अनुसार मूलभूत अधिकारों को हटाया जा सकता है, बिल्कुल हटाया जा सकता है। का मतलब है कि पूरी तरीके से परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, ठीक है। उसको हम घटा बढ़ा सकते हैं, उसमें कुछ जोड़ सकते हैं, उससे हमारे मूल संविधान में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ठीक, हमारे मूल संविधान में उससे परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो ये तो स्टेटमेंट मुझे गलत लग रहा है कि हमारे फंडामेंटल राइट्स अनुसार मूलभूत अधिकारों को हटाया जा सकता है। नहीं, मूलभूत अधिकारों को कैसे हटाया जा सकता है, देखते हैं व्याख्या में कि संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35, मैंने पीछे ही आपको बताया, तक मूल अधिकारों का विवरण है। और ये अधिकार अमेरिका के बिल ऑफ राइट्स पर आधारित है, ठीक है। अच्छा, ये मुझे नहीं पता था, बिल ऑफ राइट्स पर आधारित है। भारतीय संविधान के अनुसार मूल अधिकार असीमित नहीं है, वो लिमिटेड नहीं है। राज्य द्वारा युक्त निर्बंधों के आधार पर इनको सीमित किया जा सकता है। यह अधिकार स्थायी नहीं है, अर्थात संसद अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन करती है। इसके अंतर्गत संविधान संशोधन के माध्यम से इनको घटा बढ़ा सकती है। ठीक, भारत में शासन का स्वरूप सामान्यतः संघात्मक रहता है, किंतु किसी संकट के समय वह एकात्मक रूप भी धारण कर सकती है। हमारा संविधान संघात्मक और एकात्मक दोनों रूपों में कार्य करती है। आर्टिकल 21 के अंतर्गत मृत्यु का अधिकार मूलभूत अधिकार नहीं, देखिए मैं यही कंफ्यूज हो गई। जीवन जीने का अधिकार में मृत्यु का अधिकार मूलभूत अधिकार नहीं है। अनुच्छेद 21 में कहा गया है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। अनुच्छेद 21 में शामिल अधिकार कौन कौन से हैं? तो मानवीय प्रतिष्ठा के साथ जीने का अधिकार, जीवन रक्षा का अधिकार, निजता का अधिकार और स्वास्थ्य का अधिकार। ठीक, अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान डीपीएसपी नीति निषेध तत्वों तथा मौलिक कर्तव्य दोनों का एक भाग है? मतलब ऐसा कौन सा प्रावधान है जो हमारे डीपीएसपी में भी है और हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज में भी है? तो उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना नहीं, ये हमारे डीपीएसपी में तो है पर फंडामेंटल ड्यूटी में नहीं है। समान नागरिक संहिता, ये भी नहीं है। अभिभावक बच्चों को शिक्षा के अवसर दिलाएं, तो देखिए यहाँ एक छोटा सा कन्फ्यूजन नहीं है। जो स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़ा गया था, तो उसमें 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की बात है और फंडामेंटल ड्यूटी में, और हमारे डीपीएसपी में 0 से 6 साल तक के बच्चे जो नवजात शिशु हैं उनकी बात की गई है। ठीक है, तो यही डिफरेंस है, तो ये भी नहीं है। और पर्यावरण के संरक्षण की बात दोनों में की गई है। निदेशक तत्वों के आर्टिकल 48 क व मौलिक अधिकार के 51 क में पर्यावरण संरक्षण को शामिल किया गया है, जबकि मौलिक कर्तव्यों में अभिभावक को बच्चों की शिक्षा के अवसर की उपलब्धता की बात की गई है। तो आज के लिए बस इतना ही, मैं आज यहीं पर कक्षाएं रोकूंगी। कल फिर हम पुनः मिलेंगे इसके आगे। तो आप लोग वीडियो को प्लीज़ देखिएगा, कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव ज़रूर दीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा, और प्लीज़ जो चैनल पे नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।